लेक्चर 5 है हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा। इस पाठ के अध्ययन से आप जान पाएंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से हुआ। इसमें आप जानेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों की अवधि क्या क्या है और हिंदी साहित्य के इतिहास की एक समग्र रूपरेखा को आप समझ पाएंगे। प्रस्तावना। हिंदी साहित्य के इतिहास की प्राथमिक चिंता उसके प्रारंभ की है। कब से हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ। दूसरा, जिस समय हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ था उस समय हिंदी भाषा का स्वरूप क्या था। क्या उस समय भी हिंदी का वही रूप था जो आज है, अर्थात क्या हिंदी साहित्य का इतिहास खड़ी बोली का ही इतिहास है। इस दृष्टि से यह जान लेना आवश्यक है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सिर्फ खड़ी बोली का इतिहास नहीं है। खड़ी बोली का साहित्य तो आधुनिक काल में सन 1870 के बाद का साहित्य माना जाता है। उससे पहले आधुनिक साहित्य की पृष्ठभूमि का काल माना जाता है। इस काल तक खड़ी बोली का रूप स्थिर ही नहीं हो पाया था। खड़ी बोली से पूर्व हिंदी भाषी प्रांतों की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी, जिसका प्रारंभ 14वीं सदी में हुआ, विशेष रूप से सूरदास के काव्य से। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत तक साहित्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा प्रतिष्ठित थी। इसके साथ साथ अवधी, डिंगल और मैथिली में भी साहित्य रचनाएं हो रही थी। डिंगल अर्थात पुरानी राजस्थानी और मैथिली में और भी पहले से काव्य रचनाएं होने लगी थी। इससे पूर्व पुरानी हिंदी का काल था, अर्थात अपभ्रंश के बाद की भाषा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यहीं से वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाना चाहिए। अब हम देखते हैं आदिकाल को। तो हिंदी के अधिकांश आलोचकों का अनुमान है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ सन 1000 के आसपास होता है। इस दृष्टि से सन 1000 से 1300 तक का काल आदिकाल माना जाता है। इस युग में देश में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। छोटे छोटे राजा महाराजा अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए हमेशा युद्धरत रहते थे। भारत में इस्लाम का प्रवेश हो चुका था। सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य विधिवत स्थापित हो चुका था। सभी राजा संघर्षरत और अस्थिर थे। कोई भी कभी भी पराजित हो सकता था। कवि राज दरबार में रहते थे। वे राजा के साथ युद्ध भूमि में भी विचरण करते थे। उसी अनुभव के आधार पर रासो ग्रंथों की रचना हुई। कुछ कवि जनता के बीच में रहते थे जो आगे चलकर भक्ति काल के प्रेरणा के स्रोत बने। आदिकालीन युग में धार्मिक दृष्टि से इस्लाम के साथ साथ हिंदू, बौद्ध और नाथ सिद्ध भी थे। ये भी आपस में वैचारिक राजनीतिक संघर्ष की स्थिति में थे। ऐसे ही समय में बख्तियार खिलजी ने मात्र 18 घुड़सवारों की सेना की मदद से बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली और सन 1193 में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। तो भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो इस काल में संस्कृत में काफ़ी रचनाएं हो रही थी। संस्कृत का ज्ञान उन दिनों प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी। इस काल में अर्थात आदिकाल में हेमचंद्र 1088 से 1097 तक, अमीर खुसरो 1253 से 1325 तक, चंदरवरदाई 1126 से 1196 तक, जगनीक 1173, मुल्ला दाऊद 1380, विद्यापति सन 1360 से 1488, ये सभी जो थे वह उपस्थित थे। और इस काल में
यह निश्चित नहीं हो पा रहा था कि आगे चलकर हिंदी भाषी प्रांतों की भाषा का क्या रूप होने वाला है। सामाजिक स्तर पर वर्णाश्रम व्यवस्था और वर्णाश्रम विरोध केंद्रीय प्रश्न था। धर्म के स्तर पर धीरे धीरे हिंदू और सूफी मत का वर्चस्व स्थापित हो रहा था। ऐसे अस्पष्ट अनिर्णय के काल में हिंदी साहित्य का आदिकाल अस्तित्व में आया, जिसमें सिद्धों और नाथों की रचनाएं, रासो काव्य, विद्यापति की रचनाएं, खुसरो की रचनाएं सब कुछ अपनी अपनी तरह से सामने आई थी। इस काल की कोई निश्चित केंद्रीय विशेषता नहीं बन पाई थी। कई तरह की रचनाएं उस दौर में लिखी गई। अब हम देखते हैं मध्यकाल। मध्यकाल के अंतर्गत आता है भक्ति काल। इसके पश्चात भक्ति काल का प्रारंभ हुआ। इतिहासकारों ने भक्तिकालीन साहित्य का इतिहास जानने के लिए भक्ति काल की पृष्ठभूमि की विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने शंकराचार्य के उदय और बौद्ध धर्म के ह्रास के बाद की दार्शनिक मान्यताओं के इसके बीज ढूंढे हैं। यह निर्गुण सगुण विवाद, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, सूफी प्रेमाख्यान की प्रमुख प्रवृत्तियां सामने आई। खास बात यह है कि ये चारों प्रवृत्तियां इस काल में लगभग साथ साथ चली। फिर भी थोड़े बहुत फेरबदल के साथ कबीर आदि का निर्गुण पंथ सबसे पहले आया। इसी के साथ सूफियों की उपस्थिति, फिर कृष्ण भक्ति और अंततः राम भक्ति की परंपरा बनी। राजनीतिक दृष्टि से यह जो भक्ति काल है वह 1300 से 1650 ईस्वी तक मुस्लिम शासन का काल था। दिल्ली सल्तनत से मुगल शासन तक यह काल फैला हुआ था। भाषा की दृष्टि से देखें तो अवधी, ब्रज और सधुक्कड़ी, जिसे खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, यह जो है वह साहित्यिक भाषा के रूप में मान्य थी। विद्यापति की उपस्थिति से मैथिली का गौरव भी बना हुआ था। भक्ति काल के उदय की चर्चा के प्रसंग में भारत में इस्लाम का आना केंद्रीय प्रश्न था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के उदय को इस्लाम की प्रतिक्रिया के रूप में देखा, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना कि भारत में इस्लाम का आना नहीं भी हुआ होता तो भी हिंदी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा हुआ है। इस कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विस्तार से भारतीय चिंताधारा के विकास की कहानी बताई। बाद के इतिहासकारों ने इस बिंदु पर इतना विवाद नहीं किया। उन्होंने तथ्य की तरह इस्लाम की उपस्थिति को स्वीकार किया। बाद के इतिहासकारों और आलोचकों ने दलित जातियों के स्वाभिमान के प्रश्न को गंभीरता से उठाया। वर्णाश्रम धर्म का महत्व या उसको दी गई चुनौती केंद्रीय प्रश्न के रूप में सामने आई। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ वर्णाश्रम धर्म के प्रश्न उठाने से हुआ और भक्ति काल का अंत वर्णाश्रम धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा से हुआ। तुलसीदास के रामचरितमानस में यह प्रक्रिया पूरी तरह घटित हुई। तुलसीदास के समन्वयवाद में निर्गुण सगुण विवाद के साथ शैव वैष्णव विवाद भी समाप्त हुआ। तुलसी के बाद न कोई बड़ा राम भक्त कवि हुआ और न ही भक्ति काल की अन्य धारा का ही कोई कवि पैदा हुआ। तो हिंदी साहित्य में राधा कृष्ण के बहाने रीति काल की प्रतिष्ठा हुई। अब हम आते हैं रीति काल। तो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा और ब्रज भाषा के गर्भ से रीति काल का उदय हुआ। सन 1650 से 1857 तक के काल को हिंदी में रीति काल के रूप में जाना जाता है। इस काल की सभी सामान्य प्रवृत्तियां रीतिबद्ध और रीति मुक्त सभी तरह के कवियों में पाई जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की दृष्टि से रीति काल पर लगभग सर्वानुमति बनी हुई थी।
कोई विवाद नहीं था। इस दौरान युद्ध कम हुए। शांति काल में शासन में भोगवादी प्रवृत्तियां हावी थी और काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा सर्वमान्य बन गई थी। फिर आते हैं आधुनिक काल। इसके पश्चात आधुनिक काल का उदय का प्रश्न आता है और इसका प्रारंभ भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना और उसके विरोध से है। कुछ विद्वान भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से अर्थात सन 1857 से आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। कुछ इतिहास चिंतक सन 1800 से आधुनिक काल की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हैं। तो मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल का आगमन हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना लगभग वैसी ही है जैसे आदिकाल के समय में थी। तब संस्कृत में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे थे। सन 1000 से लेकर सन 1200 से 1300 तक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। यही असमंजस जो है वह आधुनिक काल में भी सन 1800 से 1850-60 तक व्याप्त था। कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रहेगी या खड़ी बोली इसका स्थान ले लेगी, यह प्रश्न था और इसका निर्णय उस समय तक नहीं हो पा रहा था। रीतिकाल की समाप्ति से पहले आधुनिकता की आहट सुनाई देने लगी थी। सन 1757 के जो प्लासी का युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेज़ों को निर्णायक विजय मिल चुकी थी। भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का विधिवत शासन प्रारंभ हो चुका था। 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा। इसी बीच फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति पर चर्चा होने लगी। छापा खाने का आविष्कार हुआ, बाइबल का अनुवाद और भारत में भाषा सर्वेक्षण हुआ। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव 19वीं सदी के अंत होते होते दिखाई देने लगा था। भारत में समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हो चुके थे। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। भारत में अखबार प्रकाशित होने लगे थे। पाठ्य पुस्तकों का निर्माण का कार्य जोरों पर था। यह सब तो था, परंतु साहित्य अब भी रीतिकाल के अनुरूप ही चल रहा था। इसके बाद एक नए ढंग के साहित्य का सर्जन भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के बाद से शुरू हुआ। परंतु आधुनिक काल के साहित्य को समझने के लिए भारतीय राजनीति, इतिहास, समाज और संस्कृति की समझ प्लासी युद्ध में लॉर्ड क्लाइव की विजय से प्रारंभ हुई। उस युग में साहित्य सर्जन परंपरागत ब्रज भाषा में हो रहा था। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास में पृष्ठभूमि और प्रारंभ की तिथियां अलग अलग है। आधुनिक काल की तरह भक्ति काल में भी ये दोनों तिथियां अलग अलग रही थी। अर्थात आधुनिक युग का प्रारंभ सन 1857 से माना जा सकता है, परंतु इस युग की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें 1757 के प्लासी के युद्ध से प्रथम स्वाधीनता संग्राम तक के इतिहास को भी ठीक से समझने की जरूरत है। सन 1857 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो उम्र है वह मात्र 7 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु सन 1885 में हुई। तब भी भारतेंदु युग सन 1900 तक चलता रहा। इतिहासकार इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि भारतेंदु की मृत्यु भले ही हो गई हो, परंतु भारतेंदु मंडल के लेखक उस समय तक जीवित थे और साहित्य सर्जन कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि भारतेंदु युग की जीवन दृष्टि और साहित्य दृष्टि सन 1900 तक बनी रही। इसलिए भारतेंदु के निधन के बाद भी भारतेंदु युग चलता रहा। इसके बाद आधुनिक काल में भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। तो सन 1900 से 1920 तक के काल को हिंदी में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो इस युग की केंद्रीय पत्रिका जो थी सरस्वती, इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी।
हालांकि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 से प्रारंभ हो गया था और महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में इस पत्रिका के संपादक बनाए गए, तब भी द्विवेदी युग का आरंभ सन 1900 से 1920 तक माना जाता है। इस युग ने हिंदी में खड़ी बोली की स्वीकृति की पृष्ठभूमि तैयार की। यहाँ इस तथ्य को आपको जान लेना आवश्यक है कि आधुनिक काल में हिंदी में अनेक गद्य विधाओं का प्रारंभ हुआ और इनमें से अधिकांश विधाओं का प्रारंभ भारतेंदु युग से ही हुआ। अतः हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ विभाजित हुआ पद्य और गद्य में। तो इतिहासकारों ने सब गद्य विधाओं के स्वतंत्र विकास पर चिंतन किया। इसके साथ ही यह तथ्य भी रेखांकित करने योग्य है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास की केंद्रीय धारा कविता के इतिहास की धारा मानी गई है। इसी के समानांतर गद्य की अन्य विधाओं का इतिहास भी चलता रहा। इसी तरह भारतेंदु युग और द्विवेदी युग पर विचार करते हुए इतिहासकारों की दृष्टि खड़ी बोली के विकास पर केंद्रित हुई। तो भारतेंदु युग की कविता भले ब्रज भाषा में अधिक लिखी जा रही थी, परंतु इतिहासकारों ने खड़ी बोली की कविता को ही अपने अध्ययन का आधार बनाया। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का राजनीतिक संदर्भ भारत में अंग्रेजी राज है। अतः हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने अंग्रेजी राज के प्रभाव और अंग्रेजी राज के विरुद्ध संघर्ष को अपने अध्ययन की केंद्रीय दृष्टि के रूप में सामने रखा। काल विभाजन में यह राजनीतिक दृष्टि सक्रिय रही। सन 1920 से 1936 तक के काल को छायावादी कविता का काल माना जाता है और यह कविता में स्वच्छंदतावाद का और राजनीति में असहयोग आंदोलन और उसके बाद का काल है। जिस समय छायावादी कविता का दौर चल रहा था, उसी समय राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा भी चल रही थी और यह धारा द्विवेदी युग से शुरू होकर देश की आज़ादी सन 1947 तक, देश की आज़ादी के पश्चात भी यह जो धारा है वह देश की आज़ादी तक चली। फिर 1957 के बाद आज़ादी के पश्चात यह जो धारा है अर्थात राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा यह सूख गई। सन 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और यहाँ से साहित्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ माना जाता है। इस साहित्य का दार्शनिक राजनीतिक आधार मार्क्सवाद था। यह धारा आगे के दौर में बराबर चलती रही। कुछ लेखक विचारक आज भी इस धारा में लेखनरत हैं। हालांकि सन 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इस धारा में शिथिलता आ गई। प्रगतिवाद के साथ साथ उत्तर छायावाद और हालावाद का भी दौर चला। साहित्य के इतिहासकारों ने इन प्रवृत्तियों की भी चर्चा की है। फिर छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया, तो प्रगतिवाद के बाद आता है फिर 1943 में अज्ञे के संपादन में तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तो इसके संपादन से हिंदी में प्रयोगवाद का आरंभ मान लिया गया। इसके कुछ वर्षों बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद हिंदी साहित्य में भी परिवर्तन आया। सन 1950 में कविता की नई कविता का आगमन हुआ। पुराना प्रयोगवाद इस नई कविता में घुल मिल गया। इसी तरह प्रगतिशील कविता भी एक प्रवृत्ति के रूप में नई कविता में समाहित हो गई। सन 1960 से 65 तक हिंदी कविता में नई कविता का यह दौर जो है वह चलता रहा है। सन 1960 के बाद हिंदी साहित्य में मोहभंग का दौर प्रारंभ हुआ और यहीं से कविता में व्यवस्था विरोध, संसदीय जनतंत्र विरोध आदि बौद्धिक प्रवृत्तियां अभिव्यक्त होने लगी।
इसी को आगे चलकर अकविता आंदोलन का नाम दिया गया। हिंदी कविता में यह जो अकविता का दौर है वह 1975 तक चलता रहा। सन 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ और तब आक्रोश, विद्रोह और विरोध की प्रवृत्तियां शांत हो गई। फिर कुछ समय के लिए हिंदी कविता में चिड़िया, पेड़ और बच्चे आते रहे। इसके बाद हिंदी कविता के इतिहास में निर्णायक मोड़ सन 1990 में आया, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और यहीं से भूमंडलीकरण, बाजारवाद और सूचना क्रांति का दौर प्रारंभ हुआ। इसी ऊहापोह में सन 20वीं शताब्दी का अंत हो गया और नई सदी में नए साहित्य की संभावनाओं पर चर्चा प्रारंभ हो गई। आधुनिक काल के साथ गद्य विधाओं का विकास हुआ। इन विधाओं के विकास का रास्ता कविता के विकास से थोड़ा सा अलग हुआ। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का इतिहास लिखते हुए इतिहास लेखक गद्य और पद्य का साथ साथ वर्णन करते गए हैं। बाद में प्रत्येक विधा का विकास अलग अलग दर्शाया गया है। गद्य विधाओं में सबसे पहले निबंध का उदय हुआ। भारतेंदु युग के निबंधों में उस युग की जिंदा दिली के दर्शन होते हैं। द्विवेदी युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लेखन का प्रारंभ हुआ। इतिहासकार इस युग को शुक्ल युग के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भिन्न कोटि के निबंध लिखे। उनका जिक्र इतिहास ग्रंथों में मिलता है। इसके पश्चात निबंध के शिल्प में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए निबंधों के इतिहास में ऐतिहासिक विशेषताएं कम और निबंधकारों के वैयक्तिक योगदान की चर्चा अधिक है। इसी तरह हिंदी आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन हुआ। इसके बाद प्रगतिवादी आलोचना और आधुनिकतावादी आलोचना की विकास रेखा को स्पष्ट किया गया। आज़ादी के बाद हिंदी आलोचना के विकास पर चर्चा कम हुई और विभिन्न आलोचकों के योगदान पर अधिक। तो इन विधाओं के विकास की चर्चा करते हुए भी कविता के इतिहास को आधार माना गया है। कथा साहित्य की बात करें, अर्थात कहानी, उपन्यास, एकांकी, इन सभी का, तो ये भी क्या है, भारतेंदु युग से ही माना गया है। कथा साहित्य के विकास को रेखांकित करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग जैसे वर्गीकरण हुआ है। प्रेमचंद के बाद प्रगतिवाद का आगमन हुआ, तो प्रगतिवादी और गैर प्रगतिवादी उपन्यासकारों की चर्चा अलग अलग होने लगी। कहानी में एक नया मोड़ आया जब आज़ादी के बाद अकविता की तरह अकहानी आंदोलन का प्रवेश हो गया। इसके बाद स्त्री लेखन और दलित लेखन के विवरण सामने आए। तो उपन्यास के विकास में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ नया उपन्यास जैसा कोई आंदोलन नहीं हुआ। उपन्यास लेखन पर विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद आदि विचारधाराओं के प्रभाव में हिंदी में उपन्यास लिखे गए हैं। इन विचारधाराओं का प्रभाव लगभग साथ साथ पड़ा। अतः यहाँ प्रवृत्तिगत वैषम्य है, कालगत नहीं। इसके पश्चात स्त्री लेखन, दलित लेखन और भूमंडलीकरण का प्रभाव उपन्यास पर पड़ा। दरअसल उपन्यास के इतिहास की चर्चा हिंदी में कम होती है और उपन्यास की आलोचना अधिक। हिंदी में हिंदी उपन्यास का इतिहास जैसी कोई स्वतंत्र अवधारणा विकसित नहीं हुई है और यहाँ सिर्फ हिंदी उपन्यास के विकास का विवरण दिया गया है। तो आज़ादी के बाद साहित्य चिंतन पर चर्चा करते हुए विचारक पश्चिमी चिंतकों के प्रभाव की चर्चा करते हैं। यह प्रभाव रचना के स्तर पर है, चिंतन के स्तर पर भी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भविष्य के साहित्य की कोई चर्चा नहीं होती।
अब तक की स्थिति पर सूचनात्मक टिप्पणी देकर आलोचक चुप हो जाते हैं। तो इस पाठ से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1000 से प्रारंभ होकर वर्तमान काल तक सतत प्रवाहमान है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि यह किसी मृत भाषा के साहित्य का इतिहास नहीं, जीवित भाषा के साहित्य का इतिहास है, सतत विकासशील भाषा के साहित्य का इतिहास है। इस दौरान न केवल साहित्य की भाषा में परिवर्तन हुआ, बल्कि साहित्य की विषय वस्तु में भी परिवर्तन हुआ। कई विधाओं का उदय हुआ, कई शैलियाँ विकसित हुई, किसी का महत्व कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया। अतः इसे समग्रता में देखने के लिए संपूर्ण काल को विभाजित करके देखने की जरूरत है तथा उस काल विशेष की प्रवृत्तियों को भी समझने की जरूरत है। अलग अलग इकाइयों में हम उन कालखंड की विशेषताओं की चर्चा करेंगे, परंतु ऐसा करते हुए उसके समग्र रूप को हमेशा ध्यान में रखना होगा।